एक टॉपिक है, उसे जाना जाता है जो आपके कोर्स में है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से ये मालूम होगा कि कौन से क्रोमोसोम किस कार्य के लिए है और क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब है मनुष्य। अब जैसा ह्यूमन बीइंग में होगा वैसे ही हर जानवर में होगा, वैसे ही हर प्लांट में होगा। तो ये क्रोमोसोम सभी लिविंग एनिमल से और प्लांट में पाए जाते हैं। और कहाँ होंगे? देखिए, सेल्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इंटर में पढ़िए आप। एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसमें होती है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नीली हरी शैवाल। तो ये प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्लांट और एनिमल्स। जो हम लोगों की और पौधों की कोशिकाएं है वो कैसी है? यूकैरियोटिक। कितनी बार समझ में आई? कोशिकाएं इंटर में पढ़ी हैं तो ये जरूरी नहीं कि 12 में हो, 11 में भी जो कोर्स होता है मिलाकर उसको पढ़ा जाता है। अब ये सेल्स दो प्रकार की है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से हमें यहाँ पर लेना देना नहीं है। ये माइक्रोबायोलॉजी में होता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यूकैरियोटिक को यहाँ पकड़ा जाएगा। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है? तो ये बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता। देखा है बैक्टीरिया की कोशिका, उसमें केंद्रक नहीं होता है, एक डीएनए होता है। ये न्यूक्लियर मटेरियल कहा जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो डीएनए है और न्यूक्लियर मटेरियल इसमें भी होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग है। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद होता है। इसीलिए इस संरचना का नाम है न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस उसे कहते हैं जब न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद हो। यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन में बंद है, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस भी कहा जाता है। यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन वो न्यूक्लियस में बंद नहीं है, किसी मेम्ब्रेन से बंद नहीं है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस में ही क्या क्या होगा? क्रोमोसोम होंगे, जीन्स होंगे, डीएनए होगा। ये चीजें कहाँ होंगी? न्यूक्लियस में। बस इतनी बात बताने के लिए मैंने आपको यहाँ से शुरुआत की, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें जब न्यूक्लियस में हैं तो न्यूक्लियस किस में होता है? तो न्यूक्लियस होता है कोशिका में। ह्यूमन बीइंग जो है मनुष्य, वो दो कैटेगरी के हैं।
मनुष्य दो कैटेगरी के देखे, एक मेल है और फीमेल। मेल और फीमेल। मेल आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, हाँ? लेकिन यहाँ ये नहीं कहना है। यहाँ अगर पूछा जाए मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ है इनफाइनाइट, अनंत। अगर ये पूछा जाए मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब उत्तर होगा 46। क्योंकि हर कोशिका में केंद्रक है और हर केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। उन्हीं कोशिकाओं को हम बताने जा रहे हैं कि मनुष्य के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? क्या है? ओवरी। ठीक। अब टेस्टिस में जनरेटिव सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल्स, इसमें भी जनरेटिव सेल्स होती हैं। इनमें जितनी जनरेटिव सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होंगी, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 23 और ये भी हैप्लॉइड होंगी। इनमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। इन अंगों को छोड़कर, इन दो अंगों को छोड़कर, चाहे आँख हो, कान हो, टांग हो, कुछ भी हो, शरीर की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी 46 और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। इतनी बात समझे? तो जिनमें हाफ होता है उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं और ये केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही पाई जाती है। अब जो जनरेटिव सेल है मेल में, वो बनाते हैं स्पर्म। इसे हम कहते हैं मेल गैमीट। स्पर्म का क्या नाम है? मेल गैमीट। अब फीमेल में देखिए, फीमेल में जो जनरेटिव सेल है वो बनाती है एग या ओवम और इसे कहते हैं फीमेल गैमीट। इतनी बात समझ आई? मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस में पाई जाने वाली जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होती हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है। उनके केंद्रक में, हर कोशिका में केंद्रक होगा, उनके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या होगी हैप्लॉइड 23 और ये जनरेटिव सेल बनाती है स्पर्म, जिसका नाम है मेल गैमीट। ऐसे ही ओवरी में जनरेटिव सेल होती हैं, उनकी जो हैप्लॉइड सेल बनती है वो एग या ओवम बनता है, जिसका नाम है फीमेल गैमीट। अब ये दोनों फीमेल गैमीट जब और मेल गैमीट मिलते हैं तब कोशिका बनती है 12। तब शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। जब ये दोनों मिलते हैं तब गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होगी। तब तक ये जनरेटिव सेल एक्टिव नहीं होंगी, ये होती हैं 15-20 साल में। जब यंग शरीर हो जाता है तब ये जनरेटिव सेल एक्टिव होती हैं, तब ओवा और स्पर्म बनता है।
उससे पहले जो बॉडी इन दोनों से मिलने से बनती है वो 2n होगी, जिसके हर न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। अब ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इसको देख लीजिए, बाद में बताइए। क्रोमोसोम जो 2 प्रकार के होते हैं मनुष्य में, ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम हर जीव में, मनुष्य को छोड़कर हर जीव में, हर पौधों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे यूकेलिप्टस होता है, इसमें 1200 से अधिक होते हैं क्रोमोसोम। जो पाइनस होते हैं उनमें हजारों की संख्या में होते हैं। तो जो मेढक होता है उसमें 14-15 होते हैं। तो हर जीव में, हर कैटेगरी के जीव में, हर पौधों में गुणसूत्रों की संख्या डिफर होती है। तो यहाँ सिर्फ मनुष्य की बात हो रही है। मनुष्य में क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, या इन्हें होमोलॉगस भी कहते हैं। जो समान फंक्शन के होते हैं, और हेटेरोसोम्स हेटेरोलॉगस कहते हैं। तो ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं? और 22 जोड़ी ये होते हैं, और एक जोड़ी ये होता है 23rd पेयर। ये पेयर्स 22 जोड़ी ये हो गए। 22 जोड़ी का मतलब कितने? 44। और ये कितने जोड़ी है? 23rd 23वां जोड़ा। ये 23वां जोड़ा है, मतलब एक जोड़ा है। तो एक जोड़ा है, तो टोटल कितने हुए? 46। 44 और 2 46 गुणसूत्र हुए ना। अब ये 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स इसलिए कहे जाते हैं, ये समान फंक्शन के होते हैं, इनका लगभग साइज भी समान होता है। ये जो होते हैं ये जोड़े का समान है, और इनका ये जोड़ा होता है वो असमान होता है, फंक्शन भी अलग है। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। और ये 22 जोड़ी होते हैं, वो हर जोड़ा एक समान होगा, इसलिए इसको ऑटोसोम्स या होमोलॉगस कहा जाता है। अब जो 23वां जोड़ा होता है वो 2 कैटेगरी का है। अगर मेल है तो 23वां जोड़ा होगा XY से डिनोट करते हैं इसको। और अगर फीमेल होगा तो उसका जोड़ा होगा XX। इन दोनों मिलाकर दोनों प्रकार के क्रोमोसोम का एक नाम है, इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब अगर कहा जाए मेल में किस प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, तो मेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो 22 प्लस XY इज इक्वल टू 46। फीमेल में क्रोमोसोम देखा जाए तो होगा 22 प्लस XX इज इक्वल टू 46। तो ये क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के द्वारा जो बीमारियां वंशागत होती हैं
उन्हें बोला जाता है सेक्स इनहेरिटेंस डिजीजेज। लिंग निर्धारण, ये निर्धारित कैसे होगा कौन सा सेक्स है। सेक्स का मतलब लड़का या लड़की, ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन सा सेक्स है। तो इसके लिए इनकी क्रॉस से देखते हैं। ये मेल है, ये पेरेंट है, और ये फीमेल है। इनके क्रोमोसोम की जब क्रॉसिंग होती है तो पहले क्रॉसिंग करें एक्स एक्स, एक्स एक्स। अब ये वाई का दोनों तरफ होगा एक्स वाई, एक्स वाई। तो ये दोनों क्या है, ये गर्ल्स है, ठीक है, ये बॉयज है। दो लड़के और दो लड़कियां। अगर अनुमानित ये किया जाता है कि अगर एक महिला और पुरुष के क्रोमोसोम का मिलन होगा तो उसमें 50% गर्ल्स होंगी और 50% बॉयज होंगी। ये साइंटिफिक डिटर्मिनेशन है, ये निर्धारण, ये साइंटिफिक डिटर्मिनेशन है कि अगर पेरेंट दो हैं तो उनमें ये माना जाता है कि उसमें 50% लड़कियां होंगी और 50% लड़के होंगे। अब 50% का मतलब ये है कि 8 बच्चे हुए तो उसका मतलब ये नहीं कि 4 बच्चे लड़के होंगे और 4 लड़कियां होंगी, ये जरूरी नहीं है। ये अनुमानित है, ये साइंटिफिक अनुमानित है। ये मेंडल के क्रॉस नियम से साबित हुआ है कि 50% का रेशियो रहता है। अब ये ध्यान दीजिए कि हमने पहचाना कैसे कि कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, कैसे पहचाना। ये हमने लड़की क्यों लिखा, हाँ वेरी गुड, यही पहचाना है ना। डिटर्मिनेशन का मतलब पहचान। तो ये हमने पहचाना कैसे है कि डबल एक्स अगर है एक्स एक्स तो वो लड़की होगी और एक्स वाई है तो लड़का होगा। अब ये देखिए कि वाई क्रोमोसोम ये आया कहाँ से, किससे मिला, माता से मिला या पिता से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये वाई क्रोमोसोम हमें पिता से मिला है। जिसको वाई क्रोमोसोम मिल जाता है वो लड़का हो जाता है कि लड़की, लड़का हो जाता है। अब किसी महिला के लड़कियां हुई हैं लड़के नहीं हुए तो दोषी माता पिता में से दोषी कौन, पिता या माता, पिता दोषी है ना। तो हमारे समाज में स्त्रियों पर दोष लगाया जाता है कि आपके लड़का नहीं हुआ है तो मैं दूसरी शादी कर दूंगा या तुम घर से निकल जाओ। तो इसका दोषी 100% पिता है, फिर दोष स्त्रियों पर क्यों लगाया जाता है। ये एक सामाजिक बुराई है। अब तो कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ जगह अभी भी चल रहा है कि अगर लड़का नहीं हुआ
तो वो स्त्री घर पर नहीं रह पाएगी, या तो पुरुष दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन यहाँ 100% साबित है कि अगर बाई क्रोमोसोम से लड़का बनता है तो वो बाई क्रोमोसोम आता कहाँ से? वो केवल पिता से मिल सकता है, केवल पिता से। माता दोनों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन लड़के का जिम्मेदार सिर्फ पिता है। तो ये एक सामाजिक बुराई है जिसे दूर होना चाहिए कि लिंग निर्धारण में XX लड़की के लिए, XY लड़कों के लिए, और वो बाई क्रोमोसोम आता है पिता से। लड़के होने का जिम्मेदार पिता है, अगर लड़कियां हो रही हैं तो जिम्मेदार पिता है। तो ये है निर्धारण, इसको बना लीजिए, फिर हम लिखाएं।